बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़, उसकी नई किताब और उसका चैप्टर नंबर 5, और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 का आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 5 चैप्टर अपने मुकम्मल कर चुके हैं। कल के लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और यूँ हम चैप्टर नंबर 5 अपना मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद आखिरी चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा। इसलिए वो तमाम तलबा और तालिबात जिन्होंने लेक्चर्स लिए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार में रहे और साथ देते रहे, वो जल्दी से अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी ख़रीद लें ताकि बुक कंप्लीट होने पर आप सब मुझे भिजवा सकें। ये अज़राह मज़ा और आपके इंतज़ार को थोड़ा तशफ़ी देने के लिए, तसल्ली देने के लिए अज़राह मज़ा बात की है। गिफ्ट सिर्फ यही है कि आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, पढ़िए और जिस अंदाज़ में आपको पढ़ाया गया है एज़ इट इज़ इसको फॉलो करते हुए बोर्ड इम्तिहानात में लिख कर आइए, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं तो यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। आइए इस अच्छी बात के साथ, खुशगवार मूड के साथ आज के लेक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक इंतहाई आसान कि पाकिस्तान के अंदर तालीमी मसाइल कौन से हैं और उन तालीमी मसाइल का हल क्या है। इंतहाई ज़बरदस्त आसान टॉपिक है, आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि बुक को फॉलो करना और बुक के मवाद को पेपर में लिखना ये ज़्यादा ज़रूरी है और उसके साथ इजाफ़ी चीज़ें मेंशन करना ताकि 8 में से 8 नंबर बोर्ड में आ सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपको ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि भाई तालीमी मसाइल कौन से हैं और उनको हल कैसे किया जा सकता है, तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन लिखते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें बुक वाली और कौन कौन सी इजाफ़ी लिखनी होगी। आइए हम बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बेटे आपने जैसे इस चैप्टर के हर टॉपिक में आपने इजाफ़ी हेडिंग स्टार्ट में ही लिखी और वो इजाफ़ी हेडिंग थी तालीम की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। आपने इस टॉपिक में भी वही तालीम की तारीफ़ एज़ इट इज़ लिखनी है जो आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। और वो तारीफ़ क्या है? ऐसा अमल जिसके ज़रिए से मुआशरे के अफराद की तरबियत और नशो नुमा का बंदोबस्त किया जा सके, जिसके नतीजे में अफराद को मुआशरे के कामयाब अरकान की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के काबिल बनाया जाता है। उस अमल को हम तालीम का नाम देते हैं। यानी ऐसा अमल जिसके ज़रिए से इंसानों की तरबियत हो जाए और ऐसा अमल जिसके ज़रिए से इंसान कामयाब शहरी के तौर पर ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो जाएं, उस अमल को हम तालीम का नाम देते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप इस टॉपिक के शुरू में ये इजाफ़ी हेडिंग लिख लेंगे तो उसके बाद आपने आ जाना है बुक पर और अगली आपने हेडिंग देनी है तालीमी मसाइल, चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन। यानी पाकिस्तान के अंदर तालीमी मसाइल कौन कौन से हैं। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो पहले तालीम की तारीफ़ और उसके बाद पहले आपने वो हेडिंग्स एक्सप्लेन करनी है जो आपकी बुक वाले ने लिखी हैं। और बुक वाले ने पहली हेडिंग लिखी है फरसूदा निज़ाम तालीम, आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम। बता वो ये रहा है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंतहाई आउटडेटेड है, यानी बहुत ज़्यादा पुराना है। और कितना पुराना है? 1884 में लॉर्ड मिकाले एक बंदा था, अंडरलाइन कर लें, ये MCQs है। आपसे पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है ये वाला किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये बेटे लॉर्ड मिकाले 1884 में, ये डेट तो लिखी हुई नहीं है मगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये 1884 में लॉर्ड मिकाले नामी एक बंदा था जिसने आज से 150 साल पहले ये निज़ाम तालीम इंट्रोड्यूस करवाया था और आज के दिन तक उसी निज़ाम तालीम के तहत हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो चल रहा है। अब आप देखिए, जो रिक्वायरमेंट आज से 150 साल पहले दुनिया की थी वो आज नहीं है। आज हर गुजरते दिन के साथ नया सिस्टम आ रहा है, नए जदीद दौर के तकाज़े, उसकी डिमांड्स तब्दील हो रही हैं और दुनिया में एजुकेशन सिस्टम हर गुजरते दिन के साथ साथ अपडेटेड होता रहता है। जबकि हमारे यहाँ
आज से 150 साल पुराना निज़ाम तालीम ही स्टिल जो है वो चल रहा है, और वो कब का बना हुआ है, 1884 का। तो यानी जो उस ज़माने में रिक्वायरमेंट्स थी वो आज नहीं है, लेकिन हम एजुकेशन सिस्टम यही वाला लेकर चल रहे हैं जो कि मौजूदा दौर के तकाज़ों की ज़रूरियात को पूरा नहीं करता, जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम पीछे ही मौजूद है। नंबर 2, अगला प्रॉब्लम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का है वो है नज़रियाती असास का फुकदान, लैक ऑफ आइडियोलॉजिकल बेस। अब आप देखिए, पाकिस्तानी रियासत एक नज़रिए पर बनी और वो नज़रिया था इस्लाम। अब जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस्लामिक आइडियोलॉजी को कहीं पर भी फोकस नहीं किया जाता, ना इस्लामिक आइडियोलॉजी को फोकस किया जाता है, ना पाकिस्तान आइडियोलॉजी को फोकस किया जाता है, और ना ही ऐसा करिकुलम है कि जिसके ज़रिए से हम नज़रियाती लोग पैदा कर सकें। मसलन देखिए ना, एजुकेशन इसलिए होती है कि आने वाली कौम को गाइड किया जाए और उन्हें आइडियोलॉजिकली पुख्ता किया जाए कि ये हमारी बाउंड्रीज़ हैं, हमने इन बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकलना। अब बाउंड्रीज़ तो एजुकेशन सिस्टम सेट ही नहीं करता, तो ये जिसकी वजह से हम एक अच्छी कौम भी नहीं बन पा रहे। तो ये दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि आइडियोलॉजिकल बेसिस की इंतहाई कमी है। अगला पॉइंट है नाकिस तरीका इम्तिहान, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम। हमारे यहाँ जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो इंतहाई पुअर है, इंतहाई पुअर। कैसे भाई, पूरा साल बच्चा सुबह कॉलेज भी पढ़ता है, शाम को एकेडमी भी पढ़ता है, ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेता है, टेस्ट सेशन भी देता है, पूरा साल रोज़ाना एक पढ़ने वाला बच्चा कमोबेश 15 घंटे अपने इन्वेस्ट करता है, और उसकी असेसमेंट सिर्फ 3 घंटों के अंदर हो रही होती है, और उसके अंदर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, वो बीमार हो जाए, उसके पूरे साल की मेहनत का बेड़ा गर्क हो जाता है। और फिर अगली बात कि वो जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, अगर एक बच्चा पहुंच भी जाए तो वहाँ पर सिफारिश का निज़ाम इतना है, वहाँ पर चीटिंग का सिस्टम इतना ज़्यादा है कि एक पढ़ने वाला बच्चा पूरा साल मेहनत करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, और उसके बरक्स एक अमीर का बच्चा, असर और रसूख रखने वाले का बच्चा, वो पैसे देता है और किताबों से लिख कर छाप के आ जाता है। एक तो ये प्रॉब्लम, और फिर अगला प्रॉब्लम ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वो रट्टा बेस है। किताब हिफ्ज कर ली, जो किताब में लिखा हुआ है एज इट इज़ वहीं पर छापा मार दिया, पता ही कोई नहीं है कि बुक में बेसिकली लिखा हुआ क्या है। तो लिहाजा जो एग्ज़ाम होता है वो ये बताता है कि बच्चे ने इतना सीख लिया, इतना सीख लिया, अब स्किल तो कोई पैदा ही नहीं हुई, उसने सीखा तो कुछ है ही नहीं है, उसने तो इधर पढ़ा और बिल्कुल रट्टा मारा और एज इट इज़ वहाँ जाके लिख दिया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे तख्लीकी सलाहियतें पाकिस्तानी कौम के अंदर पैदा नहीं हो रही हैं। ये अगला बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का। उससे अगला प्रॉब्लम है महदूद तालीमी वसाइल, लिमिटेड एजुकेशनल रिजर्व्स। हमारे यहाँ बजट इंतहाई कम। अब आप देखिए, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर आप उनको स्टडी करें तरक्की याफ्ता ममालिक को, तो 20 से 25% बजट वो अपने मुल्क का एजुकेशन पर खर्च करते हैं, जबकि हमारे यहाँ 1.9% बजट एजुकेशन के लिए मुख्तस होता है। उसमें से लगता कितना है, उसमें से करप्शन की नज़र कितना होता है, वो एक अलग कायनात है। फिक्स जो होता है वो भी 1.9% है 100 में से, जिसकी वजह से सहूलियात नहीं है, वहाँ पर चीज़ें मौजूद नहीं हैं और तालीमी इदारों में इजाफा भी नहीं हो रहा है। तो तालीमी वसाइल, बजट बहुत लो इस्तेमाल होता है। अगला पॉइंट है मकसद तालीम, एम ऑफ एजुकेशन। हमारे यहाँ हर कौम जो एजुकेशन फराहम करती है अपने आने वाली नस्ल को, उसका एक मकसद होता है कि इन फ्यूचर हमने इनको ये बनाना है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम का मकसद सिर्फ ये है कि हम अच्छी डिग्री लें, अंधाधुंध एमफिल कर जाएं, पीएचडी कर जाएं, बस मेरे पास बड़ी डिग्री होनी चाहिए ताकि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे अच्छी नौकरी मिल सके। बस
हमारे यहाँ एजुकेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, अच्छा इंसान बनाना, मुल्क का मुफीद शहरी बनाना, ये हमारा मकसद ही नहीं है। तो मकसद की कमी है जिसकी वजह से अच्छी कौम भी हम नहीं बन सके, और ये एक बहुत बड़ा एजुकेशनल प्रॉब्लम है। अगला प्रॉब्लम असातिज़ा की कमी, शॉर्टेज ऑफ टीचर्स। हमारी सोसाइटी में जिनको टीचर कहा जाता है वो टीचर्स न होने के बराबर हैं। और टीचर होता कौन है? जो बाय बर्थ टीचर हो, वो टीचर नहीं होता। जिसको कोई और जॉब नहीं मिली तो चलो जी वो टीचर बन गया। आम तौर पर स्कूल्स के अंदर 80% फीमेल टीचर्स सिर्फ इसलिए पढ़ा रही हैं कि उन्हें उनकी शादी नहीं हुई, तो वो जो स्टडी के बाद शादी तक का टाइम पीरियड है, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 5 साल, जितना भी है उतना अरसा वो टीचिंग के शोबे को अडॉप्ट कर लेती हैं, और पीछे टीचिंग के लिए कोई एजुकेशन हासिल नहीं की हुई होती। सेकेंड ईयर की और उसके बाद टीचर बन गए, ग्रेजुएशन की, उसके बाद तो एक लंबी तादाद है स्कूल्स के अंदर। जिस प्राइवेट स्कूल के अंदर आप चले जाएं वहाँ पर आपको इंतहाई लो पे की अपना उस पे सैलरी पर वो, क्योंकि इदारों को भी पता है कि ये बड़ी सस्ती मिल जाती हैं, उन्हें भी पता है कि हमने टाइम पास करना है, और यूं नस्ल का बेड़ा गर्क हो रहा है। और ना उन्होंने खुद कभी मेहनत की कि हम अच्छे अंदाज में टीचर बन के एक मकसद के तहत, एक ऑब्जेक्टिव के तहत गाइड करें कि हमारे सामने आने वाली नस्ल बैठी हुई है। यही वजह है कि उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ उसका बेड़ा गर्क है, इंग्लिश का एक्सेंट है उसका बेड़ा गर्क है। क्यों? पीछे उनकी अपनी बेस नहीं है जिन्होंने आपको पढ़ाना है। तो वो टीचर मुआशरे में अपना नाम बनाते हैं जो बाय बर्थ, या जिन्होंने अपनी स्टडी लाइफ में फैसला कर लिया होता है कि मैंने बड़े होकर टीचर बनना है। तो ऐसे टीचर सोसाइटी में नहीं है। वो जो बाय चांस बन गए, बाय चांस टीचर बन गए, वो टीचर तो अवेलेबल हैं, मगर जो बाय बर्थ एक पैशन के साथ टीचर बनते हैं उनकी कमी है, जिसकी वजह से नेशन बिल्डिंग का काम नहीं हो रहा, और ये एक बहुत बड़ा एजुकेशनल प्रॉब्लम है। अगला है हम निसाबी सरगर्मियों का फुकदान, लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। स्कूल्स के अंदर रटा सिस्टम है, मार्क्स की दौड़ लगी हुई है, और ये तसव्वुर ही नहीं है कि इनके अंदर कोई एबिलिटी भी पैदा करनी है। उसके लिए स्कूल के अंदर मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का होना ज़रूरी है, करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। और मार्क्स की दौड़ में किताबें रटा रटा के बच्चों को साइको बना दिया हुआ है, मगर उनके पास कोई सलाहियत नहीं है। यही वजह है कि PhD की हुई होती है स्टूडेंट्स ने, लोगों ने PhD की हुई होती है, और जब वो कहीं जॉब पर जाते हैं और टीचिंग की जॉब पर ही आ जाएं तो जो CV बनी हुई है उस पर तो लिखा हुआ है PhD की हुई है, लेकिन बोलने तक की भी सलाहियत नहीं है। डिलीवर कैसे करना है किसी चीज़ को, इसकी कोई सलाहियत सिरे से मौजूद ही नहीं। क्यों? इसलिए कि जहाँ से स्कूलिंग हुई, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं किया गया कि जिनसे काबिदा सलाहियतों को बाहर निकाला जाए। तो इसलिए क्लास PG to मैट्रिक ये वो दौरानिया होता है जिसके अंदर बच्चों की इस अंदाज में तरबियत करना कि उनकी इस काबिदा सलाहियतें बाहर आएँ, और उनका फियर ख़त्म हो, उनके अंदर बोलने की एबिलिटी आए, अगले की ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक बात करने का ढंग आए। ये सलाहियतें नहीं सिखाई जाती, इन पर काम नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा तालीमी मसला है। ये तो वो हेडिंग्स हैं बेटे जो आपकी बुक वाले ने लिखी हैं, लेकिन इसमें हम कुछ इजाफी हेडिंग्स भी ऐड करेंगे, और इजाफी हेडिंग्स में अगला पॉइंट जो आप ऐड करेंगे वो है शरह खानदगी में कमी, लैक ऑफ लिटरेसी रेट। हमारे यहाँ लोग खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त भी हमारे मुल्क में जो शरह खानदगी है वो 60% है, 60%। यानी और हमारे यहाँ लिटरेसी रेट की तारीफ़ ये है कि वो बंदा पढ़ा लिखा है जो अपना नाम लिखना पढ़ना जानता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% लोग वो हैं हमारे मुल्क में अब भी कि जो नाम लिखना पढ़ना भी नहीं जानते, और इसमें प्राइमरी पढ़े हुए भी इस लिटरेसी रेट की डेफिनेशन में शामिल है। मैट्रिक करके छोड़ गए, FA करके छोड़ गए, BA करके छोड़ गए, ये सारे लिटरेसी रेट में शामिल है। तो जिस सोसाइटी के अंदर लिटरेसी रेट की डेफिनेशन ऐसी हो, नंबर 1, और नंबर 2 लिटरेसी रेट कम हो, खुद पढ़े लिखे लोग कम हो, तो वो आने वाली नस्ल को कैसे पढ़ा सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमें लिटरेसी रेट को बढ़ाना होगा ताकि नस्ल खुद पढ़े और उसके बाद आने वाली नस्लें भी पढ़ सकें। अगला पॉइंट है सहूलियात का फुकदान। आप बिलीव कीजिए, स्कूल्स के अंदर फैंस हैं, फर्नीचर हैं, स्टेशनरी का सामान है, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए गिलास तक भी मुयस्सर नहीं होता। जो पानी के कूलर्स लगे हुए हैं उनकी सफाई का निज़ाम भी नहीं होता, प्ले ग्राउंड्स नहीं होते, वहाँ पर कोई सहूलियात इस एतबार से मुहैया नहीं की जाती कि बच्चे शौक़ के साथ उस प्लेस पर जाएं। तो चूँकि सहूलियात की कमी नहीं, तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं, और वहाँ पर इंतहाई फरसूदा निज़ाम है जिसकी वजह से प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगला प्रॉब्लम है मज़ामीन का गलत इंतखाब। बच्चों की कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती कि आपने मैट्रिक के बाद या 8 क्लास के बाद 9 10th में मज़ामीन कौन से रखने हैं, इस हवाले से कोई गाइडेंस नहीं होती। बच्चे अपनी सोच समझ के मुताबिक जिधर उनके दोस्त यार बेली जा रहे होते हैं उन्हीं को देखा देखी चूज़ कर लेते हैं, और फिर उनसे वो सब्जेक्ट पढ़े नहीं जाते, जिसकी वजह से प्रॉपर नताइज सामने नहीं आते। तो ये एक बहुत बड़ा तालीमी मसला बनकर सामने आता है कि चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स वही प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। अगला पॉइंट है साइकोलॉजिकल प्रेशर, नफ्सियाती दबाव। अगला एक तालीमी मसला जो बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में पाया जाता है वो है कि मैट्रिक कर लिया बच्चे ने, अब मैट्रिक करने के बाद मामू चाचू रिश्तेदार अंकल हैं खालाएं सारे आ जाते हैं, पेपर किसी ने दिए हुए होते हैं, पढ़ना किसी ने होता है, और वालिदैन साइकोलॉजिकली प्रेशर डालते हैं कि नहीं भाई आपने मेडिकल में ही जाना है, आपने डॉक्टर ही बनना है, इधर आपने इंजीनियर ही बनना है, आपने ये करना है वो कर। तो साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करके बच्चे को अपनी मर्जी के मुताबिक, बच्चे से नहीं पूछा जाता, चूँकि हम अच्छी नौकरी करवाना चाहते हैं, हमारे यहाँ बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल ही ये है कि उसकी अच्छी नौकरी लग जाए तो उसको पैसे आना शुरू हो जाए, इसी को हम कामयाब ज़िंदगी समझते हैं। जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि साइकोलॉजिकली उस पर प्रेशर डाल के उसको अपनी मर्ज़ी से मज़ामीन रखवा दिए जाते हैं दबाव डाल के, और वो आगे परफॉर्म नहीं कर पाता, उसके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से मस्बत नताइज नहीं आते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि साइकोलॉजिकली प्रेशराइज किया जाता है। अगला है तालीमी इदारों की कमी, लैक ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारों की भी कमी है, बल्कि मज़ीद इजाफा होने की बजाय हर साल हज़ारों की तादाद में तालीमी इदारे बंद हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सहूलियात नहीं है, बच्चे पढ़ने नहीं आते। देहाती इलाकों में आप चले जाएं, मैं तो विज़िट करता रहता हूँ, देखा है मैंने सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इवन नॉर्थ पंजाब के एंड वाले एरियाज़ में चले जाएं, साउथ पंजाब के एरियाज़ में आप चले जाएं तो वहाँ जाकर देखें तो वहाँ पर गधे बंधे हुए हैं स्कूल्स के अंदर। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बंद पड़े हुए हैं, दरवाजे बंद हैं और उनकी दीवारें तक नहीं हैं, वहाँ पर बिल्डिंग्स ईंटें उठा के लोग ले गए हुए हैं। तो मतलब ये कि स्कूल्स की निगरानी का ये हाल है। तो तालीमी इदारे, आबादी बढ़ रही है, तालीमी इदारे कम हो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा तालीमी मसला है। अगला है शऊर की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस। पेरेंट्स तालीम पर पैसा इन्वेस्ट करने को जायज़ ही नहीं समझते और वो समझते हैं कि ये ज़ाया करना है पैसा। बिलखसूस बेटियों के मामले में तो उनका यही तसव्वुर है कि वो बेटियों पर पैसा खर्च नहीं करते। तो जब अवेयरनेस ही नहीं है, तालीम की अहमियत का ही अंदाज़ा नहीं है, तो अगली नस्ल को तालीम कैसे दी जा सकती है? लिहाजा उस शऊर की कमी को दूर करने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है मुख्तलिफ निसाब, डिफरेंट करिकुलम। हमारे मुल्क में अगला जो प्रॉब्लम है वो है जी
मुख्तलिफ निसाब। हमारे यहाँ अगर आप मैट्रिक लेवल को ही देख लें तो मैट्रिक लेवल पर PTB भी पढ़ाया जा रहा है, यानी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसी लेवल पर फेडरल बोर्ड भी पढ़ाया जा रहा है, इसी एज लेवल पर O लेवल भी पढ़ाया जा रहा है। अब आप देखिए कि एक बंदा जो PTB पढ़ता है उसके मुकाबले में एक बच्चा जो फेडरल बोर्ड की निसाब पढ़ता है तो और उसके साथ ही O लेवल वाला, तो इन तीनों बच्चों ने जो जो निसाब पढ़ा उससे कभी भी इन तीनों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन आती है। और O लेवल वाला समझता है कि मैं कोई नई मखलूक हूँ, अफलातून हूँ। फेडरल बोर्ड वाला ज़रा उससे कम अपने आप को अफलातून समझता है, और जो PTB वाला है वो कम। तो अब आप देखिए कि तीनों के अंदर लेवल्स में जब डिफरेंट हुआ तो आइडियोलॉजिकली, नज़रियाती तौर पर और जहनी तौर पर हम कौम होने के एतबार से तकसीम हो गए। यहीं से डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और फिर वही डिफरेंसेस आगे तक चलते हैं। निसाब को एक बनाना होगा और ये मुख्तलिफ निसाब एक बहुत बड़ा तालीमी मसला है। अगला है जी फ़नी मज़ामीन की कमी। यानी आपको याद होगा पीछे हमने एक टॉपिक पढ़ा था आम तालीम। तो आम तालीम हमारी सोसाइटी में तो है, मगर आम तालीम कौन सी तालीम होती है? वो तालीम जिसको पढ़ने के बाद आपके पास कोई महारत नहीं आती। ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसा तालीमी निज़ाम लाया जाए कि जिसमें टेक्निकल मज़ामीन, टेक्निकल सब्जेक्ट वो शामिल किए जाएं ताकि पढ़ने के बाद महारत आ सके और वो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में उस महारत को यूज़ कर सके। हमारे यहाँ आम तालीम पाई जाती है जिसको पढ़ने के बाद कोई बच्चे के अंदर महारत नहीं आती, जो कि एक बहुत बड़ा तालीमी मसला है। अगला पॉइंट है ना तजर्बाकार असातिज़ा। यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि असातिज़ा की वैसे कमी। अगला प्रॉब्लम है कि जो असातिज़ा हैं वो अनट्रेंड हैं, न तजर्बाकार हैं। उनको वक्ती तौर पर हायर कर लिया जाता है और उनको सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं गुजारा करने के लिए। तो इसलिए ना तजर्बाकार असातिज़ा जो प्रॉपर तरीके से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र नहीं रखते, प्रॉपर तरीके से बच्चों को गाइड नहीं करते, जिसकी वजह से बच्चे बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते और उनका पैसा, उनका वक्त, उनकी ज़िंदगी के लम्हात तबाह होते हैं। अगर एक टीचर ये सोच ले कि मुझसे पढ़ने वाले बच्चे, उन्होंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा FSC करनी है, एक ही दफ़ा मैट्रिक करनी है, तो अगर और उन्हें पता हो कि इनकी ज़िंदगियां, इनका वक्त, इनका पैसा कितना कीमती है, तो टीचर तो अपना सब कुछ लगा देता है उन बच्चों के लिए। तो वो असातिज़ा सोसाइटी में मौजूद नहीं है। अगला पॉइंट है इस्तेदादे कार का ख्याल न रखना। ये क्या है? लैक ऑफ, ये एबिलिटी इस्तेदादे कार कहते हैं एबिलिटी को, लैक ऑफ एबिलिटी या एबिलिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? मसलन एक टीचर है, उसने PhD कर ली है। अब PhD करने वाला टीचर जब मैट्रिक के बच्चे को पढ़ाएगा, PhD वाला टीचर जब FSC के बच्चे को पढ़ाएगा, तो वो ये सोचता है कि मैं चूंकि PhD हूं लिहाजा मैं अपने लेवल के मुताबिक बात करूंगा। अगर मैंने बच्चे के लेवल पर आकर बात की तो मेरा तो PhD होना शक में पड़ जाएगा। जबकि अच्छा टीचर वो नहीं होता। अच्छा टीचर वो होता है कि वो चाहे उसके पास जितनी मर्जी डिग्री हो, जितनी मर्जी बड़ी डिग्री हो, जब वो बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों के ज़हनी लेवल के ऊपर उतर के पढ़ाता है। इस चीज़ का ख्याल टीचर्स नहीं रखते और वो अपनी डिग्री के मुताबिक ही बात करके चले जाते हैं और बच्चों को प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आती। इसको कहते हैं इस्तेदादे कार का ख्याल न रखना, कि यानी जो बच्चों का लेवल है, जो उनकी मेंटल कंडीशन है, जो उनका लेवल ऑफ मेंटेलिटी है, उस पर उतर कर नहीं पढ़ाया जाता, जिसकी वजह से बेहतर नताइज नहीं आते और ये एक बहुत बड़ा तालीमी मसला है। उसके बाद आप इन तमाम मसाइल को जो है वो समराइज़ करते हुए एंड पर आप खुलासा कलाम लिख देंगे, कंक्लूजन लिख देंगे और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन का एक हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा कि हमारे तालीमी मसाइल कौन से हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये भी इसी लॉन्ग का ही हिस्सा है
کہ तालीमी मसाइल के हल की तजावीज़, जो सजेशंस फॉर रिजॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हमने पढ़े हैं इनका सलूशन क्या है। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, बड़ी सादा सी बात है, इन्हीं हेडिंग्स को अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे तो वो आपका सलूशन बन जाएगा। लेकिन बुक वाले ने कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हैं, बुक के ऊपर हेडिंग्स नहीं बनी हुई, आप बुक के ऊपर अपनी हेडिंग्स बना लीजिए। पहले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे तालीम की मुफ्त फराहमी, फ्री एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ फ्री एजुकेशन। यानी वो कहता है कि एक तो पहले नंबर पर तो जो तालीमी सहूलियात हैं वो उनमें इजाफ़ा किया जाए और बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि वो पढ़ने के लिए आएँ और सारी तालीम बच्चों को फ्री फराहम की जाए। क्यों फराहम की जाए फ्री? भाई ये बात ऐसे नहीं है, पाकिस्तान का आर्टिकल है 26A जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि FSC तक हर बच्चे को फ्री एजुकेशन देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए तालीम हासिल करने में पेरेंट्स के लग जाते हैं, जबकि फ्री एजुकेशन नहीं दी जाती। अगर तालीम फ्री दी जाए तो बहुत सारे वो बच्चे जो गली कूचों में, बाज़ारों में आपको चॉकलेट बेचते हुए और ग्लव्स बेचते हुए और मास्क बेचते हुए और टॉफ़ीज़ बेचते हुए नज़र आते हैं, डेफिनेटली उनके पेरेंट्स उनको स्कूल में भेजें और उससे तालीम का शऊर। तो ये तालीमी मसले का हल ये है कि फ़्री एजुकेशन की जाए। नंबर 2, स्टेशनरी की मुफ्त फराहमी। अब ये नहीं है कि फ़्री फ़ीस तो ना ली जाए और बाकी उनकी स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और वो चीज़ें वो इतनी महंगी दी जाएँ कि वो ख़रीदना ही गरीब के लिए मुश्किल हो जाए। तो जहाँ पर तालीम मुफ्त दी जाए वहाँ पर स्टेशनरी भी बच्चों को फ्री फराहम की जाए। अगला पॉइंट है निसाब की तश्कील नौ। जितना भी निसाब है, करिकुलम है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसको मॉडर्न वेज पर रीऑर्गेनाइज करने की, रीफॉर्म करने की ज़रूरत है। रीफॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, पूरे निसाब को नए सिरे से तरतीब देने की ज़रूरत है। जो किताबें हमने अपनी स्टूडेंट लाइफ में पढ़ी थी आज भी वही मौजूद हैं, उसको अपडेट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मौजूदा मसाइल को हल करने की एबिलिटी स्टूडेंट्स के अंदर पैदा नहीं हो रही। और इसमें सबसे बढ़कर एजुकेशन सिस्टम पूरे को अपडेट करने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है वसाइल की फराहमी। जैसा हमने जिक्र किया कि जो वसाइल हैं स्कूल्स के अंदर, सहूलियात हैं स्कूल के अंदर, वो ना होने के बराबर हैं, तो उनको बेहतर किया जाए, उनको अट्रैक्टिव किया जाए, उनको मॉडर्न किया जाए, ताकि तालीमी इदारों में बच्चे शौक़ के साथ पढ़ने जाएं तो तालीमी मसाइल हल हो सकते हैं। अगला पॉइंट है असातिज़ा की तरबियत। एक तो वो असातिज़ा हैं जो ख़ुद शौक़ से उन्हें होता है कि मैं बच्चों को ऐसी चीज़ मुहैया करूं जिससे उनका मुस्तकबिल रोशन हो, और वो ख़ुद मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद बच्चों को चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और कुछ वो होते हैं कि जिन्होंने टाइम पास करना, तो भाई जो आ गए हैं हुकूमत को चाहिए कि उनके लिए रिफ़्रेशर कोर्स 2 माह के 3 माह के छुट्टियों के अंदर ऑर्गेनाइज़ करे, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि टीचर्स को मॉडर्न वेज के मुताबिक सिखाने के ढंग सिखाए जाएं, ताकि वो जदीद तालीम को जदीद तरीके से समझाने के काबिल हो सकें। तो असातिज़ा की तरबियत इस मामले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें असातिज़ा को बताया जाए कि आप वाक़तन नेशन बिल्डर्स हैं और सिर्फ 5 अक्टूबर का दिन मनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि आप इसलिए हैं कि आपने आने वाली नस्ल को तामीर करना है, उनकी ज़हनसाज़ी करनी है, उनको आपने एक अच्छा शहरी बनाना है। तो फिर उनके अंदर एक पैशन डेवलप किया जाए, उनके अंदर एक आइडियोलॉजिकल थॉट उनके अंदर रखी जाए, उनके अंदर एक वलवला जज्बा रखा जाए, पैशन रखा जाए, और उन्हें बताया जाए कि आप अपने प्रोफेशन को पैशन बनाकर चलें, तो फिर आने वाली नस्ल में बेहतरी आ सकती है। उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगला है साइंस और टेक्नोलॉजी के निसाब में जिद्दत। ठीक है जी, पैटर्न ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन साइंस सब्जेक्ट्स, जितने भी साइंस के मज़ामीन उनको भी मॉडर्न करने की ज़रूरत है। आज साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, पूरी दुनिया के अंदर जो साइंस, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, हम तो उसकी अभी अलिफ बे जीम पर भी नहीं पहुँचे हैं।
मतलब आप देखिए आज भी न्यूटन के लॉज ही चल रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया इन लॉज से तो बहुत आगे निकल चुकी हुई है। तो वो निसाब उसको भी रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, और साइंस के अंदर जितनी नई डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं उनको बच्चों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। ये तालीम का मसला हल होगा। उसके बाद अगला पॉइंट जो बुक में लिखा हुआ है आखिरी, वो है हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ। जो को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं स्कूल्स के अंदर, उनको करवाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों के अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं वो निखर कर बाहर आ सकें। ये तो वो पॉइंट्स हैं तकरीबन 7 जो आपकी बुक वाले ने लिखे हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर कुछ इजाफी हेडिंग्स ऐड कर लेनी है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद अगला आप लिखें जी तजर्बाकार असातिज़ा। टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड टीचर्स वो स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रखे जाएं, ताकि यानी एक प्रोसीजर होना चाहिए कि जिसमें से गुजार कर बच्चे को क्लास तक लाया जाए, टीचर को क्लास तक लाया जाए, टीचर को प्रोसेस से उसकी ट्रेनिंग की जाए 5-6 मरहलों में। उसके बाद जबकि यहाँ पर तो तालीमी इदारों के मालिकान की सोच ये है कि जो टीचर कम सैलरी पे मान जाए उस टीचर को रख लें, पढ़ाना आता है या नहीं आता वो जाए पहाड़ में। अगला पॉइंट है बजट में इजाफा। कम अज़ कम 1.9% बजट खर्च होता है, कम अज़ कम हमारे मुल्क में 5% बजट तालीम पर खर्च होना चाहिए। जिस दिन प्रैक्टिकली तालीम पर 100 में से 5% बजट हमारा खर्च होना शुरू हो गया, उस दिन हमारे तालीमी मसाइल भी हल होंगे, तालीमी इदारे भी बढ़ेंगे और मुल्क की नौजवान और बच्चे उनका रोशन मुस्तकबिल हो सकता है। अगला पॉइंट है नज़रियाती तालीम, आइडियोलॉजिकल एजुकेशन। जो हमारा निसाब बने उसमें पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को और इस एतबार से मवाद शामिल किया जाए, टेक्स्ट शामिल किया जाए, निसाब इस एतबार का बने कि जिसको पढ़ लेने के बाद या जिसमें से गुजर कर बच्चा एक नज़रियाती प्योर पाकिस्तानी बन सके कि मैंने इस सोसाइटी में कोई पॉजिटिव रोल प्ले करना है, ये सोच उसके अंदर डेवलप हो सके, तो फिर तालीमी मसला हल हो सकता है। अगला पॉइंट है इम्तिहानी निज़ाम में बेहतरी। हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको प्रॉपर करने की ज़रूरत है, और वो कैसे मुमकिन है कि पूरी दुनिया में सेमेस्टर सिस्टम आ गया, हर 3 माह के बाद, 1.5 माह के बाद, 3 माह के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं, और जो बच्चा आगे पढ़ता चला जाता है ऐसे ऐसे वो आगे भी बढ़ता चला जाता है, और उसके लिए जो एजुकेशन सिस्टम है कोई बोझ नहीं है। जबकि हमारे यहाँ तो सारा एजुकेशन सिस्टम बोझ के सिवा कुछ भी नहीं। यही वजह है कि बच्चों के अंदर सलाहियतें उजागर नहीं हो रही हैं, और हमने चूँकि उनके अंदर उनको एक खौल के अंदर बंद कर दिया हुआ है, एक सर्कल के अंदर कि भाई सुबह आपने ये करना है, शाम को ये करना है, दोपहर को ये करना है, रात को ये करना है। वो उसी चक्कर के अंदर फंसा हुआ है और उसके अंदर कोई नई सोच पैदा नहीं होती है। तो ये कहा जी कि बेहतरी की ज़रूरत है। अगला पॉइंट है जदीद निज़ाम तालीम। जो एजुकेशन सिस्टम है इसको मॉडर्न करने की ज़रूरत है, मॉडर्न टेक्निक्स लाने की ज़रूरत है, मॉडर्न वेज़ लाने की ज़रूरत है। और अब तो विजुअलाइज किया जा रहा है चीज़ों को, अब तो वाइट बोर्ड और इससे भी चीज़ें आगे निकल चुकी हुई, जबकि हमारे यहाँ अभी तक वही पुराने तरीक़ा तालीम जो है वो मौजूद है। तालीमी इदारों में इजाफा करने की ज़रूरत है। आबादी बढ़ रही है, तालीमी इदारे कम हो रहे हैं, जबकि तालीमी इदारों में इजाफे की ज़रूरत है। और वो तब होगा जब गवर्नमेंट की तरजीहात होंगी, वो पैसा इन्वेस्ट करेंगी, बजट रखेंगी। जबकि हम तो भेजते ही अनपढ़ों को और जाली डिग्री होल्डर्स को हम पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो उन्होंने जाके गरीब आवाम के लिए तालीमी इदारे कहाँ से लाने। तालीमी इदारों में इजाफा करने की ज़रूरत है। और आखिरी पॉइंट जो इसके अंदर आप लिख सकते हैं वो है जी यकसा निज़ाम तालीम, सेम एजुकेशन सिस्टम लाने की ज़रूरत है, ताकि एक कौम एक निसाब एक कौम बन सकेगी, वरना कौम कभी भी एक नहीं हो सकती। और मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि पाकिस्तान का कौमी झूठ ये है कि हम एक कौम हैं। कौमी झूठ ये है कि हम एक कौम हैं, और हम एक कौम नहीं। क्यों? हमारी बेस एक नहीं है। अमीर का पाकिस्तान और है, गरीब का पाकिस्तान और है। क्यों? इसलिए कि अमीर का निसाब तालीम और है, गरीब का निसाब तालीम और है। तो हमें एक निसाब तालीम और निज़ाम तालीम लाना होगा, तो ये तालीमी मसाइल सारे हल हो सकते हैं और तालीम अपने मकासद को हासिल कर सकती है। उसके बाद एंड पर आपने खुलासाए कलाम, कंक्लूजन, समरी लिखनी है, और यूँ आपके ये तालीमी मसाइल और ये उनका हल है जो बेहतर तरीके से मुमकिन है। मुझे उम्मीद है कि ये हेडिंग्स आपने अपनी बुक पर
لکھ لی ہوں گی، اضافی ہیڈنگز کو آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، دونوں کے اندر مسائل میں بھی اور ادھر بھی، اور آپ کے پاس ایک کمپریہنسو پراپر لانگ کویسچن آپ کے سامنے آ گیا ہے، آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرتے رہیے، دوسروں تک ان لیکچرز کو ضرور پہنچائیے، اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل چیپٹر نمبر 5 کی ایکسرسائز کے ساتھ۔ تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔